अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया। वापसी का सफर, किस्त नंबर 109। सांप की आवाज। मारिया ने समंदर में आंखें खोलकर देखा। वो समंदर की तह में उगी हुई झाड़ियों में उलझी हुई थी। उसने राजकुमारी को भी एक झाड़ी में फंसे हुए देखा। मारिया लपक कर उधर गई और उसने राजकुमारी को झाड़ियों में से खींच लिया। वो उसे उठाए पानी में से ऊपर आने की कोशिश करने लगी। समंदर के पानी का दबाव उसे ऊपर नहीं आने दे रहा था। राजकुमारी गोते खा रही थी। मारिया अपने जिस्म की सारी ताकत लगाकर राजकुमारी को समंदर की सतह पर ऊपर ले आई। उसने समंदर के नीचे समुद्री देव की बड़ी बड़ी टांगें देख ली थी जो उससे थोड़े ही फासले पर थी। उसने राजकुमारी का मुंह पानी की मौजों के ऊपर कर दिया ताकि वो सांस ले सके। समंदर से बाहर आते उसने देखा वो समुद्री देव से ज्यादा दूर नहीं बल्कि वो उसके करीब और मारिया और राजकुमारी की टूटी हुई कश्ती के एक बड़े से टुकड़े को पकड़कर चबाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार चिंगाड़ रहा था जिसने तूफानी समंदर में एक दहशत फैला रखी थी। मारिया ने राजकुमारी को कंधे से पकड़ रखा था। जो ही वो समंदर के ऊपर आई, एक बहुत बड़ी लहर ने उसे नीचे से उठाया और बहाकर काफी दूर ले गई। देव अब उससे काफी दूर चला गया था। मारिया ने राजकुमारी की तरफ देखा। वो अभी तक बेहोश थी। मारिया ने उसे लेकर समंदर में तैरना शुरू कर दिया। उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं कोई चट्टान भी दिखाई नहीं दे रही थी। राजकुमारी को साथ लेकर तैरना मुश्किल हो रहा था। वो उसे लेकर उड़ भी जाती तो एक फरलांग उड़ने के बाद उसे वो दोबारा समुद्र में उतरना पड़ता। मारिया ने महसूस किया कि राजकुमारी को लेकर अगर इसी तरह उड़ती रही तो वो जिस्म में पानी भर जाने से मर जाएगी, क्योंकि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें मारिया को तैरने नहीं दे रही थी। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और समुद्री लहरों में तैरती चली गई। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रही है और ये लहरें उसे कहाँ ले जाएंगी। बहुत दूर तक तैरने के बाद मारिया की ताकत भी जवाब देने लगी। वो थक गई। उसके हाथ हल्के पड़ गए और बेहोश राजकुमारी उसके हाथों से नीचे पानी में गिरने लगी। मारिया घबरा गई। वो खुद तो एक रूह थी और मर नहीं सकती थी। अगर वो तैरना छोड़ भी देती तो समंदर की लहरों पर बेइज्जत हरकत लेट कर भी जिंदा रह सकती थी। मगर सबसे ज्यादा परेशानी उसे राजकुमारी की थी। वो राजकुमारी को हर हालत में जिंदा रखना और जिंदा देखना चाहती थी और ये बात उसे नामुमकिन नजर आ रही थी। राजकुमारी के पेट में समंदर का कुछ पानी चला गया था और इसी तरह बेहोश थी। समुद्री मौजें उन दोनों को बहुत दूर खुले ईरान समंदर में ले आई थी। मारिया ने अपने सामने राजकुमारी को मौत के करीब देखा तो उसने खुदा से दुआ मांगी कि ऐ खुदा हमारी मदद कर। दुआ के मांगते ही मारिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे समंदर के नीचे उसके पांव किसी शय से लग गए हैं। उस सख्त शय में थोड़ी थोड़ी नरमी भी थी। वह हैरान हुई कि इतने गहरे समंदर में ये कौन सी चीज है जिस पर उसके दोनों पैर टिक गए हैं। क्या ये कोई समुद्री चट्टान थी? उसने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर चट्टान होती तो अपनी जगह पर खड़ी होती और ये शय मारिया को अपने सर पर उठाई समंदर में आके कुछ आ रही थी। फिर ये क्या था? मारिया ने पहला काम तो ये किया कि राजकुमारी को समंदर में से निकालकर अपने कंधे पर उठा लिया। उसके पांव चूंकि समंदर के अंदर किसी मजबूत शय पर टिके हुए थे इसलिए वो बेफिक्र हो गई कि अब वो मर नहीं सकती। लेकिन वो ये जरूर जानना चाहती थी कि उसके पांव के नीचे कौन सी चीज है जो उसे लेकर आगे ही आगे जा रही थी। मारिया ने देखा कि वो शय समंदर में खास सिमत की तरफ सफर कर रही थी। फिर उस शय ने हौले हौले समंदर में ऊपर को भरना शुरू कर दिया। मारिया ने राजकुमारी को अपने कंधे पर डाल रखा था। वो पानी से बाहर आने लगी। होते होते वो समंदर से बिल्कुल ही बाहर आ गई। अब उसने नीचे झुककर देखना चाहा कि वो कौन सी चीज है जिसने उन दोनों को उठा रखा है और उनके साथ साथ समंदर में सफर भी कर रही है। जो ही कि मारिया की नजरें अपने पांव पर गईं, क्या देखती है कि वो एक 7 मुंह वाले एक बहुत बड़े अजदा सांप के फन के ऊपर खड़ी और अजदा सांप उसे लेकर बड़े सुकून से लहरों को चीरता आगे ही आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अचानक मारिया को नाग का ख्याल आ गया। कहीं ये नाग तो नहीं है? मारिया ने नाग को आवाज दी, नाग भाई क्या ये तुम हो? और उसके साथ ही मारिया ने बेहोश राजकुमारी को उस अजदा सांप के फन के ऊपर लेटा दिया। वहां इतनी जगह थी कि मारिया खुद भी लेट सकती थी। ये बहुत बड़ा अजदा सांप था। अजदा ने अपनी जुबान में जिसे मारिया समझती थी जवाब दिया, मुझे ही नाग समझो मारिया बहन। क्या तुम वाकई नाग हो? तुम्हारी आवाज क्यों बदली हुई है? मारिया के सवाल पर अजदा सांप ने कहा, मारिया बहन मैं नाग नहीं हूँ मगर नाग का दोस्त हूँ और मेरा नाम समंदर का शीशनाग है। इत्तेफाक से मैं इस समंदर के नीचे से गुजर रहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा तो मुझे तुम्हारे जिस्म और कपड़ों से अपने पुराने और बेहतरीन दोस्त नाग की खुशबू आई। उसी वक्त मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। ये बताओ कि तुम नाग को जानती हो? मारिया ने कहा, क्यों नहीं, वो तो मेरा भाई है और अभी इस समंदर में मेरे साथ था कि आतिश फशां पहाड़ के फट जाने से वो मुझसे बिछड़ गया। मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में है और कहाँ है। मैं और नाग उस राजकुमारी को उसके माँ बाप के पास हिंदुस्तान लेकर जा रहे थे। क्या नाग समंदर में नहीं है? अजदा ने कहा, नहीं मारिया, नाग इस समंदर में कहीं नहीं है। अगर वो होता तो मुझे समंदर की एक एक लहर आकर बता देती। फिर न जाने वो कहाँ जा चुका है।
अजदा बोला, वो समंदर से निकलकर जरूर किसी जजीरे या किसी साहिली मुल्क पहुंच गया होगा। अगर समंदर में होता तो जरूर मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता। मारिया कहने लगी, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमारा दूसरा भाई अंबर कहाँ है? अजदा ने कहा, अंबर का नाम सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं अंबर को मिल चुका हूँ। एक बार आज से 200 साल पहले दरियाए दजला में नाग ने मेरा तारुफ अंबर से कराया था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि अंबर इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि ऐसा मालूम करना मेरी ताकत से बाहर है। क्या वो भी इस मुहिम में तुम्हारे साथ था? हाँ, वो हमारे साथ था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। असल में हम 5000 साल से इकट्ठे सफर कर रहे थे और अब अपने वापसी के सफर पर रवाना है। हम 5000 सालों से गुजर कर वापस अपने पुराने जमाने में जा रहे हैं। राह में हमें कई नई नई मुहिमों से वास्ता पड़ता है। कई मुसीबत में फंसे हुए लोग मिलते हैं जिनकी हम मदद करते हैं और उसके बाद अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। उस राजकुमारी को भी हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकालकर इसके माँ बाप के घर ले जा रहे हैं। इसका बाप एक रियासत का राजा है। अजदा खामोशी से मारिया की बातें सुनता रहा। वो बराबर समंदर में आगे बढ़ता जा रहा था। मारिया ने बात खत्म की तो वो कहने लगा, मारिया बहन, मैं तुम तीनों बहन भाइयों की लंबी, दिलचस्प और खतरों और मुसीबतों से भरी हुई आप बीती सी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। काश मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद कर सकता, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी के सिर्फ 300 साल ही गुजरे हैं। 200 साल और गुजर जाने के बाद मैं भी नाग की तरह जो शक्ल चाहे इख्तियार कर सकूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें इस समंदर से निकालकर किसी महफूज जगह पहुंचा दूं। राजकुमारी उसी तरह अजदा के सर के ऊपर बेहोश पड़ी थी। अजदा ने कहा, क्या मैं इस राजकुमारी को होश में ले आऊं? मारिया ने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है अगर इस वक्त होश में आ गई तो शायद तुम्हें, मेरा मतलब है अपने आप को एक अजदा के सर पर लेटे देखकर फिर बेहोश हो जाए। इसलिए बेहतर यह कि हमें किसी जगह जमीन पर पहुंचने के बाद होश में लाया जाए। अच्छा ख्याल है, अजदा ने कहा। मारिया ने उससे पूछा कि इस तरह ज्यादा देर बेहोश रहने से कहीं वो मर तो नहीं जाएगी? उसके जवाब में अजदा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजकुमारी के बदन में जो पानी भरा हुआ है मेरे सर की गर्मी की वजह से खुश्क हो चुका है। जमीन पर उतरकर मैं तुम्हें एक मोहरा दूंगा। वो मोहरा राजकुमारी के गले में बांध देना, फिर इसे कुछ नहीं होगा। इस पर जहरीले से जहरीले सांप का भी असर नहीं होगा। मारिया ने पूछा, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द जमीन कहाँ है? अजदा ने पूछा, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? मारिया कहने लगी, मैं हिंदुस्तान जाना है। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया कि मैं राजकुमारी को उसके राजा बाप के हवाले करना चाहती हूँ। अजदा बोला, फिक्र न करो मारिया बहन, हिंदुस्तान का साहिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। दोपहर तक उसी तरह समंदर में अजदा के फन पर बैठकर तैरते रहने के बाद तीसरे पहर के करीब दूर जमीन के साहिल की काली लकीर नजर आना शुरू हो गई थी। अजदा ने मारिया से कहा, वो सामने लकीर देख रही हो, क्या यह हिंदुस्तान का साहिल है? हाँ, यही हिंदुस्तान का साहिल है, मगर यह जनूब मगरबी साहिल है। क्या तुम उस जगह जाना चाहती हो मारिया बहन? मारिया ने कहा, बस ठीक है, तुम हमें इसी जगह पहुंचा दो, क्योंकि राजकुमारी ने कहा था कि उसके बाप की रियासत जनूब मगरबी साहिल के अंदर ही किसी जगह पर है। यहाँ मारिया से भूल हो गई थी, क्योंकि राजकुमारी ने उसे यह बताया था कि उसके बाप की रियासत हिंदुस्तान के दरमियान में एक जगह है और अजदा उसे जनूब मगरिब की तरफ लिए जा रहा था, जो कि हिंदुस्तान का सबसे निचला किनारा था। अजदा ने समंदर में अपनी रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि वो चाहता था कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वो उन्हें जमीन पर पहुंचा दे। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था कि अजदा ने मारिया को हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर पहुंचा दिया। मारिया ने राजकुमारी को किनारे की ठंडी रेत पर लिटा दिया। अजदा सांप अपना जबरदस्त 6 मुंह वाला सर समंदर से बाहर निकाले खड़ा था। उसने मारिया से कहा, मैं तुम्हें मोहरा देता हूँ, इसे संभाल कर रखना। तुम जिस किसी को मेरा मोहरा दोगी उस पर सांप के जहर का असर नहीं होगा और राजकुमारी के माथे पर घिसाओगी तो वो होश में आ जाएगी। उसके साथ ही अजदा ने एक मुंह से सब्ज रंग का एक छोटा सा पत्थर मारिया के आगे उगल दिया। मारिया ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया और अजदा का शुक्रिया अदा करने लगी। अगर तुम ना होते तो हमारा यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि मैं राजकुमारी को लेकर ज्यादा दूर तक प्रवास नहीं कर सकती थी। अजदा ने कहा, मारिया तुम मेरे जिगरी दोस्त नाग की बहन हो, इस हिसाब से तुम मेरी बहन भी हो और बहनों की मुसीबत में मदद करना हर भाई का फर्ज होता है। काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकता। अगर मुझे जमीन पर जिंदगी बसर करते पूरे 500 बरस हो चुके होते तो इस वक्त मैं नाग बनकर तुम्हारे साथ जमीन पर सफर कर सकता था, मगर अभी मेरी उम्र के 200 साल बाकी हैं। मारिया कहने लगी, अजदा भाई मैं तो तुम्हें भी नाग भाई समझती हूँ, मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अजदा ने कहा, अच्छा बहन, खुदा हाफिज। नाग मिले तो उसे मेरा बहुत बहुत सलाम कहना और कहना कि कभी उसका गुजर इस समंदर पर से हो तो मुझे जरूर मिलता जाए। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारा पैगाम नाग तक जरूर पहुंचा दूंगी, खुदा हाफिज। और साथ सरों वाला अजदा वापस समंदर में गुम हो गया। उसके जाते ही सबसे पहला काम मारिया ने यह किया कि राजकुमारी के माथे पर मोहरा आहिस्ता से रगड़ा। वो होश में आ गई। उसकी तबीयत पहले से अच्छी हो गई थी। पेट का सारा समंदरी पानी अजदा की गर्मी ने जज्ब कर लिया था। वो आंखें खोलकर पलकें झपकाती हुई बोली, मैं कहाँ हूँ? वो देव। और राजकुमारी ने सहम कर फिर आंखें बंद कर ली, इस ख्याल से कि कहीं राजकुमारी फिर से बेहोश हो ना जाए। मारिया ने जल्दी से कहा, वो देव जा चुका है राजकुमारी, हम समंदर से निकलकर हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान? मेरे बाप के मुल्क में? राजकुमारी ने आंखें खोलकर हैरानी और खुशी से पूछा। हाँ हाँ, देख लो,
क्या तुम अपने मुल्क की जमीन और दरख्तों को नहीं पहचानती? राजकुमारी ने अपने ऊपर झुके हुए नारियल और ताड़ के लंबे तिरछे दरख्तों को देखा तो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल वही दरख्त हैं, मेरे मुल्क के दरख्त, नारियल और ताड़ के दरख्त। फिर वो हैरान होकर बोली, लेकिन हम उस समुद्री देव से बचकर यहाँ कैसे आ गई? मारिया ने हंसकर कहा, हमें एक दूसरा समुद्री देव यहाँ तक लाया है। राजकुमारी ने सहम कर पूछा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। उस देव से मैंने तुम्हें बचाया है और मैं उड़ाकर तुम्हें यहाँ लाई हूँ। फिर मारिया ने राजकुमारी से पूछा कि वो अंदाजा लगाकर बताए कि वो हिंदुस्तान के जिस साहिल पर उतरे हैं वहां से उसके राजा बाप का शहर कितनी दूर है। राजकुमारी ने बड़े गौर से चारों तरफ देखा, फिर दरख्तों की तरफ निगाह डाली और कहा, मेरा ख्याल है मैं अपने राजा बाप के शहर से बहुत दूर हूँ। हम जनूबी इलाके में हैं, जबकि मेरे बाप की रियासत दरमियानी इलाके में है। मारिया को कुछ परेशानी हुई, क्योंकि राजकुमारी को इतने खतरनाक और दरिंदों से भरे हुए जंगलों से अकेले लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था। मगर यह काम मारिया का फर्ज बन चुका था और उसे उसके बाप तक पहुंचाने का फैसला कर चुकी थी। उसने राजकुमारी से कहा कि कोई बात नहीं, हमारा सफर जारी रहेगा, हम जंगल की हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे। मारिया एक खतरनाक सफर पर चल पड़ी। उसे अभी तक ये तजुर्बा नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान के घने जंगल कितने खतरनाक हैं और कैसे कैसे खौफनाक दरिंदे, खूनखार आदमखोर शेर, हाथी और जिन भूत रहते हैं। वो इससे पहले इन जंगलों में कभी नहीं आई थी। नाग और अंबर ने इस इलाके में कई चक्कर लगाए थे। राजकुमारी को उसने अपने पीछे रखा हुआ था। वो मारिया को देख नहीं सकती थी कि इस ख्याल से कि राजकुमारी अपने आप को अकेली समझकर घबरा ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे कोई ना कोई बात कर लेती थी। दोपहर भी ढल चुकी थी और समंदर में सूरज ग़ुरूब हो रहा था। पहले मारिया ने सोचा था कि वो रात समंदर के किनारे रेत पर ही बसर करे और अगले रोज दिन की रोशनी में जंगल का सफर शुरू करे, लेकिन फिर ये सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया कि वो हर किस्म की मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। इसलिए वक्त ज़ाया करने के बजाय यही बेहतर है कि सफर जारी रखा जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। उन्होंने कुछ फासला समंदर के साहिल पर जंगल के साथ साथ तय किया। फिर सूरज के हिसाब से जंगल के अंदर जाती एक कच्ची पगडंडी पर आ गए। राजकुमारी का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो हिंदुस्तान के दरमियानी इलाके की तरफ जा रहे थे, लेकिन राजकुमारी का महल वहां से हजारों मील के फासले पर था और राह में कई दुश्वार गुजार घाटियां, शोर मचाते, पत्थरों से सर टकराते दरिया, आबशारें, दलदलें, खूनखार दरिंदे और वहशी कबीले थे जो इंसान को देखकर उस पर फौरन जहरीला तीर चलाकर उसे हलाक कर देते थे। मारिया एक बहादुर मुहिम पसंद लड़की थी। उसे कई खतरनाक दहशतनाक सफरों का तजुर्बा भी था। जंगल घना नहीं था। ताड़ के लंबे लंबे छतरियों वाले दरख्त थोड़े थोड़े फासले पर उगे थे। जमीन पथरीली और नाहमवार थी। सूखी घास की झाड़ियां यहां वहां नजर आ रही थी। सूरज की सुनहरी रोशनी दूर छोटे छोटे टीलों के ऊपर पड़ रही थी। जिस पगडंडी पर वो दोनों औरतें चली जा रही थी वो छोटी सी थी और उस पर कहीं कहीं किसी जानवर के पंजों के निशान दिखाई दे जाते थे। शायद ये वो जानवर थे जो रात को समंदर किनारे आते होंगे। आगे जाकर ये निशान नीचे ढलानों की घाटियों में उतरकर सूखी घास में गुम हो गए। किसी वक्त दरख्त पर कोई परिंदा बोलता तो जंगल की खामोशी टूट जाती। मारिया राजकुमारी से बातें करती जा रही थी। यूं ही चलते चलते जब शाम हो गई तो राजकुमारी थक गई थी। फिर कहने लगी, मारिया बहन, मैं अब नहीं चल सकती, मुझे प्यास लगी है और भूख भी सताने लगी है। मारिया ने कहा, ठीक है, हम कोई मुनासिब जगह देखकर वहां रात भर आराम करेंगे और तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाता है। उसी वक्त दोनों एक छोटे से टीले के साए में चल रही थी। यहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, बस एक पगडंडी सी बनी थी जिसमें उगी हुई लंबी घास ये जाहिर करती थी कि इस पर बहुत कम ही कोई गुजरता है। यहाँ जानवरों के पांव के निशान भी नहीं थे। टीले का मोड़ घूमकर मारिया सामने आई तो उसे एक चश्मा नजर आया जो टीले के पत्थरों से बहकर नीचे वादी में जा रहा था। राजकुमारी ने चश्मे के ठंडे पानी से प्यास बुझाई। यहाँ जंगली बेरों के बहुत से दरख्त थे। मारिया ने राजकुमारी को बेर तोड़कर दिए जो उसने बड़ी मुश्किल से खाए। महलों में रहने वाली राजकुमारी ने भला कब इस किस्म के खट्टे जंगली बेर खाए होंगे, लेकिन मजबूरी थी। जब इंसान पर कोई भारी मुसीबत आ जाती है तो सब कुछ सहना पड़ता है। मेरा ख्याल है इसी जगह रात बसर करते हैं, मारिया ने कहा। राजकुमारी दरख्तों को देखकर बोली, बेहतर होगा कि हम किसी दरख्त पर बसेरा करें, क्योंकि जमीन पर रात को जंगली दरिंदों का खतरा होगा और हमारे पास तो एक छोटा सा चाकू तक नहीं है। उनके पास वाकई कोई हथियार नहीं था, लेकिन मारिया को अपने ऊपर बड़ा एतमाद था और खुदा पर भरोसा था। वो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकती थी। कहने लगी, तुम किसी दरख्त पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ जमीन पर ही पहरा दूंगी। इस पर राजकुमारी ने बड़ी बहादुरी से कहा, अगर तुम जमीन पर रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। दरख्तों पर सांपों का भी खतरा है। ठीक है, आओ मिलकर अच्छी सी जगह बनाते हैं। उन्होंने चश्मे के पास ही एक जगह से पत्थर साफ किए, इधर उधर से खुश्क घास और गिरे पड़े पत्ते लाकर 2 बिस्तर तैयार किए और उन पर बैठकर बातें करने लगी। शाम के साए में जंगल में उतर आए थे। खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई थी। दरख्तों के नीचे अंधेरे धीरे धीरे फैलने लगा और फिर रात आ गई। चारों तरफ
तारीकी का राज हो गया, जंगल सुनसान हो गया, दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे भी खामोश हो गए। इस खामोशी में सिर्फ चश्मे के पानी के बहने की रल तरल की आवाज आ रही थी। राजकुमारी दिल में खौफ सा महसूस कर रही थी, मगर ऊपर से वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई खौफ ही ना हो। मारिया उसके दिल का हाल जानती थी, उसकी हिफाजत का अहद किए हुए थी। राजकुमारी को इसलिए भी ज्यादा तन्हाई और खौफ महसूस हो रहा था कि मारिया उसे दिखाई नहीं दे रही थी, वो सिर्फ उसकी आवाज सुन सकती थी। मारिया बहन, क्या तुम मुझे नजर नहीं आ सकती? मारिया हंस पड़ी। काश ऐसा करना मेरे इख्तियार में होता। मैं मजबूर हूँ फूल कुमारी, खुदा जाने वो कब वक्त आएगा जब मैं भी दूसरे इंसानों की तरह एक दूसरे को नजर आ सकूंगी। राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया, खामोशी छा गई। इस खामोशी से उसे फिर खौफ महसूस होने लगा। वो चाहती थी कि मारिया उसके साथ बातें करती जाए। मारिया भी अब बोलते बोलते थक गई थी। उसने राजकुमारी से कहा, सोने की कोशिश करो बहन और डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी, मैं सोऊंगी नहीं, तुम्हारा पहरा दूंगी। राजकुमारी ने कहा, तुम बातें करती जाओ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। और राजकुमारी ने आंखें बंद कर लीं। उसे मारिया की आवाज बराबर आ रही थी। वो उसे पुराने मिस्र की हजारों साल पुरानी कोई पुरस्कार कहानी सुना रही थी। उस पर गनूदगी तारी होने लगी और फिर वो सो गई। मारिया ने आहिस्ता से उसे आवाज दी, फूल कुमारी सो गई क्या? राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सो चुकी थी। मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अगले रोज जंगल में पैदल सफर करने के लिए राजकुमारी का आराम करना बहुत जरूरी था। मारिया को सोने की कभी जरूरत नहीं हुई थी, मगर कभी कभी यूं ही शौकिया सो जाया करती थी। कमाल की बात यह है कि सोते में भी उसे किसी शय की खबर नहीं रहती थी और उसे कोई ख्वाब भी नहीं आता था। आखिरी ख्वाब मारिया ने 4000 साल पहले वादिय दजला फरात के एक मकान की छत पर सोते हुए देखा था, जिसमें देवी तलाला की बड़ी बहन ने उसे ये खबर सुनाई थी कि देवताओं ने नाराज होकर उसे गायब कर दिया है और अब वो तो सबको देख सकेगी मगर उसे कोई नहीं देख सकेगा। राजकुमारी इतनी गहरी नींद सो रही थी कि उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज आने लगी थी। मारिया खुश हो गई। उसने भी एक पत्थर से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। खुदा जाने क्या बात हुई कि मारिया की भी आंख लग गई। हालांकि वो इस किस्म के हालात में कभी नहीं सोई थी, लेकिन किस्मत में जो होना लिखा था उसे भी तो होकर रहना था। मारिया घास पर राजकुमारी से 4-5 फीट के फासले पर दूसरी तरफ मुंह किए सो रही थी। वो सोती हुई किसी को भी नजर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो जहां सोई हुई थी वहां से खुश्क घास और पत्ते दब गए थे। ये कोई अंधेरे में गौर से देखता ही तो उसे मालूम हो सकता था। दोनों औरतें अपनी अपनी जगह पर नींद की दुनिया में गुम हो चुकी थी। रात खामोश और सुनसान थी। जंगल के दरख्तों और झाड़ियों ने उसे और ज्यादा डरावना बना दिया था। सिवाय चश्मे के बहते पानी के वहां और कोई आवाज नहीं थी। फिर अचानक दूर दरख्तों में कोई जंगली परिंदा फड़फड़ाया, जैसे वहां दरख्तों के नीचे से कोई चीता या शेर गुजरा हो, क्योंकि शेर आमतौर पर आधी रात को ही अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। जंगल में बहुत दूर किसी हाथी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद फिर गहरा सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों के बाद जरा करीब के दरख्तों पर कोई उल्लू बोलकर चुप हो गया। फिजा और ज्यादा डरावनी हो गई। ऐसा महसूस होता था कोई शय उन औरतों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। ये क्या शय थी, इसकी किसी को भी खबर नहीं थी। ये जनूबी हिंद के एक पुरस्कार खूंखार कबीले के 2 नांगे थे, जो आधी रात को इंसानों की बू पाकर उधर को बढ़े चले आ रहे थे। जो नांगा कबीला जनूबी हिंद के घने जंगलों का सबसे बदनाम और जालिम कबीला समझा जाता था। ये लोग ना सिर्फ ये कि इंसान का गोश्त बड़े शौक से खाते थे, बल्कि इंसान का सर काटकर उसे सुकेड़कर बिल्ली के सर जितना बनाने का फन भी जानते थे। इंसानी सर काटकर ये 15-20 दिन उस पर कोई ऐसा अमल करते कि कटा हुआ इंसानी सर की खोपड़ी, मुंह, नाक और कान छोटे होते होते बिल्ली के सर जितने हो जाते। फिर वो इंसानी सर को अपनी झोंपड़ियों के बाहर लटकाते और उनका सरदार अपने गले में इंसानी सुकड़ी हुई खोपड़ियों का हार भी शौक से पहनता था। ये दोनों नांगे जंगली इंसान की तलाश में साहिल समंदर की तरफ जा रहे थे, जहां कोई न कोई माहीगीर उन्हें मिल जाता था। ये लोग उसे पकड़ कर ले जाते थे। पहले उसका सर काटते और फिर उसका गोश्त उबाल कर खा जाते और उसके बाद उसकी खोपड़ी को सुकेड़ना शुरू कर देते। अचानक चलते चलते उन्हें हवा में किसी इंसान की बू महसूस हुई। जंगलों में ही सारी जिंदगी बसर करने की वजह से उनके नाक बड़े तेज हो गए थे और ये बड़ी दूर से इंसान की बू सूंघ लेते थे। उन्होंने काफी दूर से ही राजकुमारी और मारिया के जिस्म की बू सूंघ ली थी और वो खूंखार दरिंदों की तरह झाड़ियों और नदी नालों पर से होते हुए उस चश्मे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां राजकुमारी और मारिया गहरी नींद सो रही थी। दोनों के कानों में लोहे की बालियां थी, गले में लोहे के चक्कर थे। सारा जिस्म रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। रंग काला और आंखें लाल थी। हाथों में उन्होंने लंबे नेज़े थाम रखे थे। कांधे पर तीर कमान लटके थे। उनके तीर जहर भरे होते थे और निशाना ऐसा कि उड़ती चिड़िया को तीर मारकर गिरा लेते थे। जब इंसानों की बू तेज ज्यादा हो गई तो दोनों नांगे जंगली रिंग रिंग कर चलने लगे। आखिर वो झाड़ियों में से उस जगह निकल आए जहां चश्मे के पास खुश्क पत्तों पर उन्होंने एक औरत को लेटे हुए देखा। अगरचे वहां अंधेरा था, मगर उनकी आंखें उल्लू की तरह अंधेरे में हर चीज को देख लेती थी। सोई हुई राजकुमारी को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। होठ फैल गए और लंबे लंबे जर्द दांत बाहर निकल आए। जब कोई औरत मिल जाती थी तो उनके यहाँ बड़ी खुशी की जाती थी। औरत का सर काटकर ये अपने सरदार के हवाले कर देते थे,
जो खुद उस कटे हुए सर की खोपड़ी को सुकेड़ कर छोटा करता था, फिर उस सुकड़ी इंसानी खोपड़ी को अपने गले में डालकर खुश होता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोई राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगे। राजकुमारी हल्के हल्के नींद में खराटे ले रही थी। उससे जरा हटकर मारिया सो रही थी, मगर मारिया उन जंगली नागों को दिखाई नहीं दे रही थी। वो चीते की तरह अपनी थोथनियां जमीन के साथ लगाए रेंगते हुए राजकुमारी के सर के ऊपर आ गए। एक नांगे ने अपने हाथ में किसी बोटी के रस को अच्छी तरह रगड़ा और फिर अपना हाथ राजकुमारी के मुंह पर रखकर जोर से दबाया। राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर चूंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया था इसलिए वो कोई आवाज न निकाल सकी। जो ही उसने नाक के जरिए सांस ली, उसके फेफड़ों में एक बड़ी तेज नागवार बू घुस गई, जिसकी वजह से उसे जबरदस्त चक्कर आ गया। राजकुमारी आवाज निकाले बगैर बेहोश हो गई। वैशी नांगे उसे घसीट कर एक तरफ ले गए। उन्हें किसी दूसरे इंसान की बू अभी तक आ रही थी। इशारों इशारों में एक नागे ने दूसरे से पूछा कि ये किस इंसान की बू है, वो इंसान कहाँ है। दूसरे ने इशारों इशारों में कहा कि वो यहाँ तो किसी दूसरे इंसान को नहीं देख रहा, मगर उनके नाक झूठ नहीं कह रहे थे। मारिया उनसे कोई 10 फीट के फासले पर घास पत्तों पर सो रही थी, लेकिन वो उसे देख नहीं सकते थे। जब उन्हें वहां कोई दूसरा इंसान दिखाई ना दिया तो वो बेहोश राजकुमारी को कंधे पर डालकर जंगल में गुम हो गए। जंगल आगे जाकर इतना गुंजान हो गया था कि आदमी उसके अंदर बड़ी मुश्किल से चल सकता था। सांप इस जंगल में जगह जगह थे और दरख्तों के साथ लिपटे हुए थे, मगर उन जंगली नागों को सांप पकड़ने में बड़ी महारत हासिल थी। ये सांप को लपक कर पकड़ते और उसकी गर्दन काट कर फेंक देते और बाकी जिस्म मूली की तरह बड़े शौक से खा जाते। सांप भी शायद अपने दुश्मन को पहचानने लगे थे। वो भी उन नागों के जंगली और गंदे बालों भरे जिस्मों से उठने वाली तेज बू को फौरन महसूस कर लेते थे और जहां से ये गुजरते वहां से वो भाग जाते थे। दोनों नागे गुंजान जंगल के गहरे अंधेरे में यूं आसानी से झाड़ियों में से गुजरते चले जा रहे थे जैसे वो किसी शहर की गलियों में गुजर रहे हों। जंगल में एक जगह पहाड़ी टीले की सुरंग आ गई। दोनों सुरंग में दाखिल हो गए। उस सुरंग में गहरा अंधेरा था और कोनों से सांपों की सीटियों और अजदों की फुनकारों की आवाजें आ रही थी, लेकिन दोनों नांगे बेफिक्र होकर चले जा रहे थे। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मुंह से सीटी की एक अजीब सी आवाज निकालते, जिसके बाद अजदों और सांपों की फुनकारें बंद हो जाती थी। सुरंग के आगे जाकर एक और जंगल में उद आई। यहाँ अचानक एक बहुत बड़ा रीछ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों नागे रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक नागे ने बेहोश राजकुमारी को जमीन पर लिटा दिया। फिर दोनों तीर कमान लेकर जमीन पर एक घुटना रखकर निशाना बांधने लगे। रीछ जोर से गुर्राया और उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने जहरीले तीर रीछ की तरफ चलाए। दोनों तीर रीछ की गर्दन में आकर कुप गए। रीछ के खून में जहर दाखिल हो गया। यह जहर इस कदर खौफनाक और तेज था कि रीछ मुंह के बल गिर पड़ा और तड़प तड़प कर उसी वक्त ठंडा हो गया। दोनों नांगे राजकुमारी को उठाकर दोबारा जंगल में रवाना हो गए। वो एक टीले की ढलान उतरने लगे। नीचे दूर एक जगह दरख्तों के झुंडों में आग का लौ रोशन था और शोलों की रोशनी में वहां के दरख्तों के तने चमक रहे थे। यहाँ उन खूनखार वहशी नागों का कबीला रहता था। उन्होंने जाते ही अलाव के पास खड़े होकर मुंह से एक खास किस्म की आवाज निकाली। इर्द गिर्द की तंग छोटी छोटी झोंपड़ियों में से नांगे मर्द और औरतें शोर मचाते बाहर निकल आए। उन्होंने राजकुमारी को देखा तो खुशी से नाचने लगे। सरदार भी अपनी झोंपड़ी से सर पर गेंडे के सींगों वाला ताज पहने बाहर निकल आया। सब नांगे खामोश होकर झुक गए। सरदार ने बेहोश राजकुमारी के मुंह पर एक खास किस्म की दवाई छिड़की। थोड़ी देर में राजकुमारी को होश आ गया। उसने जो आग की रोशनी में अपने इर्द गिर्द वहशी जंगलियों को देखा तो खौफ से उसके हलक से चीख निकल गई। सरदार ने राजकुमारी को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी खोपड़ी पर हाथ फेरकर अपनी जुबान में नांगों से बोला, ये खोपड़ी नरम है, 1 हफ्ते में सुकड़ जाएगी। राजकुमारी ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं राजा विशाला की बेटी हूं, मुझे छोड़ दो। कोई भी नांगा जंगली उसकी जुबान नहीं समझता था। उन्होंने राजकुमारी की चीखों पुकार की तरफ कोई ध्यान न दिया और सरदार के हुक्म पर उसकी खोपड़ी के ऐन दरमियान में से खंजर की मदद से बाल काटकर एक छोटा सा दायरा बना दिया। राजकुमारी का रंग जर्द हो गया और खौफ से टांगे कांपने लगी। खुदा जाने ये वहशी नांगे उसकी खोपड़ी में सुराख करने लगे थे। शायद वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने और चीखने चिल्लाने लगी। एक नांगे ने राजकुमारी के करीब आकर जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। राजकुमारी के मुंह से खून निकल आया और वो अधमुई सी होकर खामोश हो गई। सरदार ने कहा, इसे ले जाकर कैद कर दो। खोपड़ी नरम है, 1 हफ्ते में सुकड़ जाएगी। पहले मैं इसके साथ शादी करूंगा, फिर इसका सर काटकर अपने गले में डालूंगा। कल रात हमारी शादी होगी, परसों मैं खुद इसकी गर्दन काटूंगा और सर नेज़े पर रखकर आग में भूनूंगा। सारे नांगे नारे लगाकर खुशी का इजहार करने लगे। वो रोती हुई राजकुमारी को उठाकर लेकर और एक बरगद के घने दरख्त के नीचे बने हुए झोंपड़े में ले जाकर कैद कर दिया। 4 नांगे नेज़े लेकर झोंपड़े के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरा देने लगे। राजकुमारी झोंपड़े में जाते ही सिसकियां भरकर रोने लगी। उसे मारिया और अपने माँ बाप की याद आ गई और गम से फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन वहां उसके आंसुओं पर तरस खाने वाला कोई भी नहीं था। थक हार कर वो घास पर नीम बेहोश होकर पड़ गई। उधर अचानक मारिया की आंख खुली तो ये देखकर परेशान सी हुई कि राजकुमारी वहां से गायब है। पहले वो समझी कि शायद चश्मे पर पानी वगैरह पीने गई होगी। उठकर उसने चश्मे पर भी देखा, वहां भी वो नहीं थी। मारिया ने इर्द गिर्द सारे जंगल में राजकुमारी को तलाश किया
उसे आवाजें भी दी, मगर सिवाय उल्लू की आवाज के किसी ने भी जवाब न दिया। उल्लू भी मारिया को शायद यही बताने की कोशिश कर रहा था कि नागे वैशी राजकुमारी को पकड़कर ले गए हैं, लेकिन मारिया उल्लू की जुबान नहीं समझती थी। नाग उनकी बोली समझ लेता था, लेकिन नाग तो मारिया से हजारों मील दूर पुर्तगाली जहाज में नौकर होकर पुर्तगाल की तरफ समंदर में सफर कर रहा था। अंबर बेचारा अभी तक समंदर के बीच में पहाड़ की चोटी वाले पुरस्कार नकाब पोश जादूगरों के महल के तहखाने के कुएं में पड़ा बाहर निकलने की तदबीरें सोच रहा था, और अमारा का बेहोश जिस्म उसी तहखाने के कोने में रखे ताबूत में बंद था। नाग और अंबर की खबर हम बाद में लेंगे, पहले जरा ये मालूम करें कि मारिया पर क्या गुजर रही है। मारिया बहुत परेशान थी। राजकुमारी का अचानक गुम हो जाना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं उसे कोई दरिंदा न उठाकर ले गया हो, लेकिन अगर दरिंदा उठाकर ले जाता तो राजकुमारी जरूर चीख मारती और मारिया जाग पड़ती। ये इतनी खामोशी और पुरस्कार तरीके से उसे कौन अगवा करके ले जा सकता था। जंगल में अंधेरा कम होने लगा क्योंकि दरख्तों के ऊपर चांद निकल आया था, जिसकी रोशनी शाहों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। उस रोशनी में मारिया ने देखा कि जिन पत्तों पर राजकुमारी लेटी हुई थी वो इधर उधर बिखरे हुए हैं और कहीं कहीं से कुचले गए हैं। मारिया एक ज़हीन लड़की थी, उसकी नजरों से वैसे ही कई वाकयात ऐसे के गुजर चुके थे। वो समझ गई कि यहाँ के जंगली लोग रात को आकर सोई हुई राजकुमारी को उठाकर ले गए हैं, और उन्होंने जरूर राजकुमारी को किसी जंगली बूटी की दवाई सुंघाकर पहले बेहोश कर दिया होगा। जंगल में ऐसी हजारों बूटियां मिल जाती थीं जिसके अर्क को सूंघकर इंसान बेहोश हो जाता था, और जंगल के वहशी लोग ऐसी जड़ी बूटियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। मारिया ने घास पर जंगली आदमियों के पांव के निशान भी देख लिए। वो इन निशानों के ताकुब में जंगल में रवाना हो गई। जंगल वीरान और दहशत भरा था। दरख्तों से चांदनी छन कर आ रही थी। मारिया अपने अंदाजे से आगे बढ़ रही थी क्योंकि घास पर जंगलियों के पैरों के निशान अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मारिया गर्चे नजर नहीं आ रही थी, मगर उसके वजूद को जंगली जानवर और परिंदे और कीड़े मकोड़े बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। एक दरख्त के नीचे से मारिया गुजरी तो जंगली बिल्ली चीख मारकर भाग गई। जानवर और दरिंदे भूत प्रेत और नजर न आने वाली बदरुओं से बड़ा घबराते हैं और उन पर अक्सर लर्जा तारी हो जाता है। सिर्फ शेर नहीं घबराता, और भूत, बदरू और चुड़ैल की परवाह नहीं करता। बिल्ली चीख मारकर भागी तो दरख्त पर बैठे परिंदे भी मारिया के वजूद को महसूस करके सहम कर सिमट गए। सांप और अजदे उन बातों से बेनियाज थे। वो इसी तरह दरख्तों की शाखों से लिपटे फुनकार रहे थे। उन्हें मारिया के वजूद का एहसास तक नहीं हो रहा था। मारिया जंगल में चलती चली गई। काफी आगे जाकर एक बहुत बड़ा अजदा उसके रास्ते के बीच में बैठा था। मारिया उसके करीब से होकर गुजरने लगी तो खुदा जाने अजदा ने कैसे महसूस कर लिया कि कोई इंसान उसके पास से गुजर रहा है। अजदे ने जोर से फुनकार मारी, उसके मुंह से आग के शरारे निकलने लगे। मारिया ने अजदा को कुछ न कहा और अपने सफर पर रवाना होकर आगे जाकर एक टीला आ गया जिसके नीचे एक सुरंग का छोटा सा मुंह खुला था। मारिया वहां खड़ी होकर सोचने लगी कि सुरंग के अंदर जाए या दूसरी तरफ से होकर टीले के आगे निकल जाए। उसके दिमाग ने बड़ा ठीक फैसला किया और मारिया सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। इंसान की नीयत नेक हो और दिल में दूसरे इंसानों से भलाई करने का ख्याल हो तो अल्लाह ताला दिल में नेक और सही ख्याल डालकर रहनुमाई करता है। ऐसा ही मारिया के साथ हुआ था क्योंकि उसका भी दिल साफ था और नीयत नेक थी। वो बगैर किसी गर्ज के राजकुमारी की मदद कर रही थी। अगर कोई ख्याल था तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी और माँ बाप के प्यार का था कि किस तरह से एक बिछड़ी हुई बेटी अपने गमजदा माँ बाप को मिल जाएगी। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन मारिया ऐसे कई अंधेरे सुरंगों में से गुजर चुकी थी। ये सुरंग उसके लिए कोई नई नहीं थी। वो आगे बढ़ती चली गई। अंधेरे में काफी देर चलने के बाद मारिया ने दूर सुरंग में रोशनी का धुंधला सा धब्बा देखा जो बड़ा होता चला गया। यहाँ सुरंग खत्म हो जाती थी और जंगल शुरू होता था। इससे आगे टीले के पार वहशी नांगों की बस्ती थी और राजकुमारी भी वहीं कैद थी। यहाँ पहुंचते पहुंचते पो फटने लगी और आसमान पर नीली नीली रोशनी फैल गई। मारिया को अभी तक कोई जंगली बस्ती नजर नहीं आई थी। वो कुछ नाउमीद सी हो गई कि शायद वो गलत तरफ निकल आई और उसे जंगल में दूसरी तरफ जाना चाहिए था। ये वही जगह थी जहाँ काले जंगली रीछ ने नांगे वहशियों पर हमला किया था और रीछ उनके तीर खाकर मर गया था। उस जगह रीछ की लाश पड़ी थी जिस पर लाखों चींटियां रेंग रही थी। मारिया रीछ से हटकर आगे गुजर गई। यहाँ उससे गलती हो गई। बजाय इसके कि वो सामने वाले दरख्तों से होकर टीले की तरफ जाती, वो मरे हुए रीछ की लाश के पहलू से होकर दूसरी तरफ निकल गई जिधर उसे पानी के चश्मे की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसका ख्याल था कि जहां चश्मा होगा वहां जंगली लोगों की आबादी जरूर होगी। उस तरफ छोटी छोटी चट्टानें खड़ी थी जिनकी दीवारों पर गहरी सब्ज और स्याह काई जमी हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी ने जंगल के अंधेरे को दूर कर दिया था। जंगल की हर चीज नजर आने लगी। मारिया एक चश्मे पर आकर रुक गई। जिसे वो चश्मा समझ रही थी वो एक चट्टान की दरार थी जिसके अंदर से पानी के कतरे नीचे छोटे से तालाब में टपक रहे थे। उस तालाब में बेशुमार काली और नस्वारी जोंकें तैर रही थी। ये जोंकें इंसान के जिस्म से चिमट जाएं तो जब तक सारा खून ना पी लें नीचे नहीं गिरती थी। मारिया ने एक झुरझुरी सी ली और पत्थर पर बैठकर सोचने लगी कि कहीं वो गलत सिमत को तो नहीं निकल आई। इतने में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में से गुजरकर उस चट्टान की तरफ चला आ रहा है जिसके पास वो बैठी हुई है। उसने झाड़ियों की तरफ देखा। एक जगह से झाड़ियां हिल रही थी। कोई उधर को ही आ रहा था।
मारिया को तो कोई भी नहीं देख सकता था, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी कि वो भागकर छुप जाती। वो उसी जगह बैठी रही। इतने में झाड़ियों में से एक नागा वैशी बाहर निकला। मारिया ने उसे देखा कि उसके सारे बदन पर स्याह बाल थे। कमर के गिर्द सिर्फ एक पत्तों भरी टहनी लिपटी थी। सर पर बालों का गुंजान गुच्छा सा पड़ा था और हाथ में नेजा था। उस जंगल में अब उसकी हिम्मत बंदी के राजकुमारी का पता चल जाएगा। वो उस जंगली का पीछा करेगी। राजकुमारी जरूर उन जंगलियों की कैद में होगी। मारिया गौर से वैशी नांगे को तकने लगी। वैशी नांगा चट्टान वाले पानी के तालाब की तरफ आ रहा था। शायद वो पानी पीने आया था। इतने में अचानक जंगल में शेर की दहाड़ गूंजी। नांगा जहां था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मारिया भी चौकन्नी हो गई। शेर तालाब पर पानी पीने आ रहा था। नांगे ने पीछे हटकर एक दरख्त की आड़ ली और नेज़े पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। इतने में एक धारीदार शेर दरख्तों में से निकला और तालाब पर आकर रुक गया। फजा में शेर ने भी दो इंसानों की बू सूंघ ली थी और खतरा महसूस कर लिया था। नांगे वैशी ने यहाँ एक जबरदस्त हिमाकत की कि नेजा लेकर दरख्त की आड़ से बाहर निकल आया और शेर को ललकार दिया। यह उसकी बहादुरी भी थी, मगर ऐसी बहादुरी थी जिसमें अकल शामिल नहीं होती, और ऐसी बहादुरी का अंजाम मौत की सूरत में ही हुआ करता है। शेर ने जो अपने पीछे एक इंसान की ललकार सुनी तो पलट कर देखा। एक नांगा नेजा ताने उसकी तरफ बढ़ रहा था। शेर की दुम गुस्से से तन गई। एक जंगली की यह जुर्रत के शेर को यह पसंद ना आई। वो धाड़ा और सिमट कर उसने छलांग लगाई तो सीधा जंगली नांगे के ऊपर जा गिरा। शेर ने नांगे का मुंह गर्दन तक अपने जबड़ों में दबोच लिया था और उसकी खोपड़ी को दांतों से कुचल रहा था, मगर नांगे का नेजा भी अपना काम कर चुका था। नेजा शेर के पेट में घुसकर दूसरी तरफ से आर पार हो गया था। थोड़ी देर बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। मारिया इस खूनी खेल को अपनी आंखों से देखती रही। इस किस्म का बहादुराना खेल उसे बहुत पसंद था। उसने अफ्रीका के जंगल में खुद 2-3 शेर हिलाकर डाले थे। वो उठी और उस तरफ रवाना हो गई जिधर से नांगा वैशी चलकर आया था। उसका ख्याल था कि जंगलियों के झोंपड़े उसी तरफ होंगे, लेकिन यह भी उसकी भूल थी। जंगल के जिस रास्ते पर वो चली जा रही थी वो एक बड़े ही चालाक जादूगर की गार की तरफ जाता था। उस जादूगर का नाम शलांगू था। वो जादू के जोर से आदमी को पत्थर कर देता था और बदरुओं और भूतों चुड़ैलों को आते जाते देख लेता था। उस वक्त शलांगू जादूगर अपनी गार के बाहर आग जलाए उस पर कड़ाही रखे बिल्लियों, कुत्तों के पंजे और सांपों के सर उबालकर कोई जादू की खास दवा तैयार कर रहा था। मारिया जंगल में चलते चलते जब उस गार के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक काला कलोटा बनमानस किस्म का बदसूरत आदमी, जो कि हड्डियों का ढांचा था, सर पर मुर्ग के परों का ताज रखे, गले में हड्डियों की माला डाले, आग के पास बैठा कड़ाही में लकड़ी हिला रहा था। मारिया ने सोचा हो सकता है इसी आदमी ने राजकुमारी को गार में छुपा रखा हो। मारिया उस आदमी के गार की तरफ बढ़ी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उस बदसूरत आदमी के पीछे से होकर गार के अंदर जाए और राजकुमारी को वो वहां हो तो साथ लेकर बाहर आ जाए। अगर ये काला जंगली उसे पकड़ने की कोशिश करे तो उसका काम तमाम कर दे। मारिया दरख्तों के पीछे से निकलकर गार के सामने आई तो शलांगू जादूगर ने उसे देख लिया। कई 100 साल के बाद मारिया की गैबी जिंदगी में दूसरा मौका आया था कि किसी जादूगर ने उसे देख लिया था। शलांगू जादूगर को फौरन ही पता चल गया था कि ये कोई गैबी रूह है और सिवाय उसके किसी और को दिखाई नहीं दे रही। उसने भी अपने जादू के जोर से उसे देखा था। शलांगू ने अब एक और चाल चली। वो चुपके से उस तरह अपने ध्यान में ही कड़ाई के आगे आगे आग के पास बैठा रहा जैसे उसने मारिया को देखा ही नहीं। मारिया बड़े मजे और बेफिक्री से शलांगू के पास से गुजरकर गार के अंदर चली गई। गार के अंदर जादूगरी के बारे में सामान पड़ा था। उल्लू का सर, इंसानी खोपड़ियां, कव्वे की चोंच, शेर के पंजे और रीछ के नाखून और हड्डियों की मालाएं। वो समझ गई कि शख्स कोई जंगली जादूगर है और अपने झूठ मूठ के जादू से जंगली लोगों पर असर डालकर उनसे खाने पीने की चीजें ईंट रहा होगा। राजकुमारी गार के अंदर नहीं थी। मारिया बाहर आ गई। शलांगू आग के पास अकड़ों बैठा कानी आंखों से मारिया को देख रहा था। मारिया कुछ देर गार के बाहर खड़ी जंगल की तरफ देखती रही। वो सोच रही थी कि अब वो किधर की तरफ जाए और राजकुमारी को तलाश करे। दिन ढल रहा था और शाम सर पर आ रही थी। उसे मालूम था कि रात आ गई तो फिर इतने घने और गुंजान जंगल में राजकुमारी की तलाश मुश्किल हो जाएगी। शलांगू जादूगर ने थैले में से कुछ हड्डियों के टुकड़े निकालकर अपने सामने जमीन पर फेंके जैसे कि वो कोई फाल निकाल रहा हो। हड्डियों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर मारिया जादूगर के करीब आ गई। उस वक्त जादूगर जमीन पर गिरी हुई हड्डियों को तक रहा था। फिर उसने 2 हड्डियां उठा लीं। थोड़ी देर बाद 4 हड्डियां और उठा लीं। मारिया को शरारत सूझी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर जमीन पर से बाकी हड्डियां उठा लीं। हड्डियां उसके हाथ में जाते ही गायब हो गईं। वो मुस्कुरा रही थी। शलांगू जादूगर मारिया को अपने करीब बैठे साफ देख रहा था, मगर वो इस तरह से लग रहा था जैसे वो मारिया को नहीं देख रहा। मारिया भी खुश थी कि उसने जादूगर को परेशान किया है। मारिया ने 4 हड्डियां दोबारा जमीन पर गिरा दी। शलांगू जादूगर उन्हें उठाने लगा तो मारिया ने झट हाथ बढ़ाकर हड्डियों को गायब कर दिया। उसका ख्याल था कि जादूगर हैरत से दंग रह जाएगा, मगर उस पर जैसे कोई असर न हुआ। मारिया को ताज्जुब हुआ कि उस शख्स पर हड्डियों के अचानक गायब हो जाने का असर क्यों ना हुआ। मारिया हड्डियां हाथ में थामे सोच ही रही थी कि शलांगू जादूगर ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे वो मारिया को देख रहा हो। मारिया घबरा गई। जादूगर ने कहा, मेरी हड्डियां वापस कर दो।
अब तो मारिया के पांव तले की जमीन निकल गई। कितने ही सालों के बाद ये मौका आया था कि किसी ने मारिया को देख लिया था। उसने झट हड्डियां जादूगर के आगे फेंक दी और हैरानी से पूछा, क्या क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्यों नहीं, तुम एक नौजवान सांवली लड़की हो। तुम्हारे बाल तुम्हारे शानों पर खुले हैं और तुम्हारे कपड़े आज से 50 बरस पहले के जमाने के हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अब तो मारिया परेशान हो गई। उसे एकदम से ख्याल आया कि कहीं इस पर जादू का असर खत्म तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हर कोई उसे देख सकेगा। उसने जादूगर से कहा, तुमने मुझे कैसे देख लिया? मेरा नाम मारिया है। शिलांगू जादूगर ने कहा, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मेरे पास जादू की इतनी ताकत है कि मैं जिन, भूत, बदरू और चुड़ैलों को देख सकता हूँ। मारिया शिलांगू जादूगर से जरा दूर हट गई। अब वो वहां से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि नजर आने के बाद वो एक आम कमजोर लड़की बन गई थी और उसे जादूगर नुकसान पहुंचा सकता था। जादूगर ने मारिया को खिसकते देखा तो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मारिया तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। मेरे जादू ने तुम्हारे सब रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम्हारे अंदर अब पहले वाली ताकत नहीं रही। तुम एक आम कमजोर लड़की बन चुकी हो, इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मारिया ने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ दरख्तों को आग लगी हुई है और वो उस आग में से बाहर नहीं निकल सकती। वो अपने आप को पहली बार बेबस महसूस कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।